हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंडस है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमने हिस्ट्री पूरी कवर कर चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स का हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, उसी को हम लोग आज वन शॉट में कवर कर लेते हैं। आप देखोगे कि ज्योग्राफी में भी फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक्स में हम लोग देख रहे हैं तो डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे भी चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पे। अब डेवलपमेंट अगर हम वर्ड सोचें तो डेवलपमेंट का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट मतलब है कि हमारी लाइफ थोड़ी सी बदल रही है, हमारी बेटरमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट है। जैसे कि नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं, हमने कहा नए जो है बिल्डिंग्स बन रही है, सड़क जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो मतलब बहुत सारी चीजें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, बिल्ट अप होना, यही हमारे लिए डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट को अगर आप सोचो तो ये इसके बहुत सारे स्पेयर आपको दिखेंगे। पॉलिटिकली रूप से भी जो हम देखते हैं तो डेवलपमेंट होता है, सोसाइटल डेवलपमेंट भी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन जो ये हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम जब बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे किसको? हम करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसमें हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? हमारा ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो एक बेसिक अगर हम लोग बात समझी तो हमने कहा हर आदमी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट है उसके लिए डेवलपमेंट है कि उनको बेटर बहुत अच्छी जो है फैसिलिटीज उनको मिल रही है, उनको बहुत अच्छी बुक्स उनको अवेलेबल हो रही है, उनको अच्छे जो हमने कहा कि पढ़ने के नए नए साधन अगर मिल रहे हैं तो उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। गर्ल्स हैं तो पहले के टाइम से अब के टाइम में कंपेयर करो तो पहले उनको बाहर निकलने की आजादी नहीं होती थी, पढ़ने लिखने की आजादी नहीं होती थी, अब उनको पढ़ने लिखने की मिल रही है। इट मीन्स वो उनके लिए जो है आजादी है, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। तो यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, ये डिस्कशन होगा हमारा। डेवलपमेंट हर आदमी के लिए अलग अलग किस तरीके से है वो हम सब जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो हम लोग बात करेंगे कि अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड अगर मैंने इसके आगे लिखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लियर? अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हूं तो मैं किस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं पैसे से रिलेटेड, यानी कि इंसान की सैलरी जो है क्या हो रही है? बढ़ चुकी है, सैलरी इसकी इंक्रीज हुई है। सैलरी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है? बेटरमेंट हुआ है उसकी लाइफ में। बेटरमेंट किस तरीके से हुआ है? उसने अपना खुद का एक घर ले लिया है, उसने खुद की कार ले ली है, अब वो जो है एक अच्छा अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलिंग प्रोवाइड करा पा रहा है। तो ये सारी चीजें उसको मिल रही है, यानी कि उसको इकोनॉमिक रूप से उसका डेवलपमेंट हुआ है। पिछले कुछ टाइम से अब के टाइम में जो है उसकी सैलरी बढ़ चुकी है, उसके पास ज्यादा पैसा आया है, जिसने उसने धीरे धीरे ये सब चीजें अपनी खुद की बना ली, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना ली है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ मैं बात करती हूँ अगर पैसे के रूप में उसमें जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Economic development applies to all-round development of a country where the people earn higher income and can satisfy all their needs। अगर मैं बात करती हूँ कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, अगर वो सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल हो चुकी हैं तो हम लोग डेवलप्ड हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं उन चीजों के लिए अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेवलपिंग है। तो आप इस चीजों में देखोगे अगर मैं ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करती हूँ, क्योंकि अगर आदमी के पास पैसा होगा तो वो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, अगर आदमी के पास में पैसा होगा तो बेटर हेल्थ एजुकेशन ले पाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज वो ले पाएगा। अगर उसके पास में पैसा होगा तो और जितनी भी उसकी डेली नीड्स है, नेसेसिटीज है, उनसे ऊपर वो काम कर पाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ है? आदमी की सैलरी इंक्रीज होना, उसके पास में पैसा ज्यादा आना। इट इज ए प्रोसेस वेयर द रियल पर कैपिटा इनकम, अब इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, पर कैपिटा इनकम पढ़ोगे, एवरेज इनकम पढ़ोगे, नेशनल इनकम पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे आपके पास में वर्ड्स आएंगे जिनको हम धीरे धीरे बाय बाय एक एक करके हम लोग उसको क्लियर करते चलेंगे। अगर उस आदमी की पर कैपिटा इनकम मतलब उस देश में रहने वाले हर एक आदमी की अगर इनकम बढ़ रही है तो वो क्या हुई? पर कैपिटा इनकम हो गई। Increase over a long period, it is measured by per capita income and national income। अगर एक इंसान की मतलब वहां रहने वाली पॉपुलेशन जो है उनकी अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उनकी पैसा बढ़ा है, उनकी जो सैलरी बढ़ी है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं नेशनल इनकम भी तो बढ़ेगी, राष्ट्र की जो है इनकम भी तो बढ़ेगी। ये चीजें हैं। अब हमने क्या बोल रहे हैं कि हर आदमी के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग नोशंस होते हैं। किसी आदमी के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, किसी के लिए क्या होता है। जैसे कि
एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मैंने कहा एक रूरल एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर एक लैंडलेस लेबर है, इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? ये कोई बड़ा नहीं सोच रहा है कि भाई मेरे पास तो भाई इतनी हेक्टेयर जमीन आ जानी चाहिए, ये क्या सोच रहा है कि मेरे को कोई बेटर वेजेस वाला काम मिल जाए, बेटर वेजेस मिल जाए, या मेरे को बेटर वर्क मिल जाए जिसके लिए मुझे अच्छा पैसा मिल जाए। भाई ये डेली वर्क वाला आदमी है ना, तो इसको ये मिल जाए। अगर इसी तरह मैं एक फार्मर की सोचूं जिसके पास जमीन है, तो वो क्या सोचेगा, मेरी जो ग्रेन्स है उसका मुझे क्या मिल जाए, फेयर प्राइस मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिल जाए, बेटर प्राइस मिल जाए, जिससे क्या होगा कि मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट आ पाएगा, ज्यादा सरप्लस आ पाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज के अंदर आप देखोगे, अर्बन एरियाज के अंदर कोई जॉबलेस पर्सन है, वो क्या सोचेगा कि भैया मेरे को एक बढ़िया जॉब मिल जाए। जो ये ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, वो क्या सोचेंगे कि बेटर जॉब ऑप्शंस मिल जाए, जिसकी वजह से मेरे को अर्निंग अच्छी हो पाए और मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊं। ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप एक बॉय हो, आपको क्या लगता है कि भैया मेरे पास सब कुछ है, मैं पढ़ा लिखा हूं, सब कुछ है, मेरे को एक बहुत अच्छी सी कार मिल जाए, ये है। अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली गर्ल हो जहां पे आपके पैसे वैसे है, लेकिन आपको पता है आपको आपके भाई के मुकाबले कम फ्रीडम दी जा रही है, तो आपकी क्या है, आपके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि मुझे फ्रीडम मिल जाए, मैं भी बाहर जाऊं, बाहर आराम से, मुझे भी किसी से पूछना ना पड़े, मैं भी अच्छी जॉब करने जाऊं। तो ये आपने क्या देखा कि हर आदमी के लिए यहाँ पे डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सब आदमी एक ही तरह से डेवलपमेंट गोल्स है। मदर से आप पूछोगे डेवलपमेंट गोल, वो क्या बोलेगी, गैस की प्राइसेस जिस दिन कम हो जाएगी हमारे लिए तो उस दिन ही डेवलपमेंटल गोल है। हम कहेंगे क्या हो रहा है, बोले ग्रेन्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा, ग्रेन के प्राइसेस कम हो जाएंगे, उस दिन हमारे लिए वो डेवलपमेंट है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, डेवलपमेंट का जो नोशन है हर आदमी के लिए अलग अलग है। जो आदमी जिस एरिया से बिलोंग कर रहा है वहां पे उसको जैसी उसकी मतलब नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें चाहिए जो वो अपने लिए डेवलपमेंट मान रहा है। जैसे अब जहां पे सड़कें नहीं है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए डेवलपमेंट है कि यहाँ पे अच्छी सड़कें बन जाए। जहां पे पानी की फैसिलिटीज नहीं है, वो बोल रहे हैं हमारे लिए तो डेवलपमेंट उस दिन आएगा जिस दिन यहाँ पानी की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है सभी आदमियों के लिए, सभी लोगों सिटीजन्स के लिए एक जैसा नहीं होता, ये डिफरेंट नोशन होते हैं, सबके लिए अलग अलग उसका जो मीनिंग होता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जब भी आप किसी चीज के लिए बात करते हो, तो मैं यहां पे क्या देख रही हूं कि अब जो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं बात करती हूं यहां पे कि हर एक आदमी के लिए मतलब डिफरेंट अगर लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्संस हैं, तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग होंगे। समझ में आ रही है बात? डेवलपमेंटल गोल्स भी उनके अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कह सकती मैं कि सबके लिए, जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए डेवलपमेंट का गोल एक जैसा ही होगा। तो जितने लोग होंगे उनके लिए डिफरेंट जो है डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ इनकम प्लस द क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एक्सेट्रा। अब डेवलपमेंट अगर मैं बात करती हूँ कौन सा, ओवरऑल जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट जब भी बात करते हैं हम लोग, उस केस में एक चीज देखना आप लोग, इसका मतलब सिर्फ मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूं, इसका मतलब मैं है केवल जो है इनकम की बात नहीं कर रही हूं, मैं इसके साथ साथ में, इनकम के साथ साथ में मैं कैसी बात कर रही हूं, मैं एक बेटर लाइफ की बात भी कर रही हूं जिसमें फ्रीडम हो, जिसके अंदर सिक्योरिटी हो, जिसके अंदर जो है एक मतलब पीस है, वो पीस ऑफ माइंड हो उसके अंदर हो, एक रिलेशनशिप अच्छे हो। तो ये सब चीजें भी एक आदमी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एग्जांपल की तरह देते हैं, मान लो किसी एक आदमी को बहुत अच्छी सैलरी चाहिए और उसकी फॉरेन किसी कंट्री के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे उसकी जॉब लग गई, तो क्या सिर्फ वो पैसे को देख के वहां से चला जाएगा? क्या वो वहां के एटमोस्फेयर को बिल्कुल नहीं देखेगा कि जहां पे वो जॉब करने जा रहा है वहां पे उसको क्या सिक्योरिटी है या नहीं है? क्या उसको वहां पे एक
डिग्निटी के साथ अपनाया जाएगा या नहीं। पता चला बॉस जो है कि बहुत ज्यादा जो है उसको पैसा दे रहा है, उसके बदले रोज उसको जो है मतलब ह्यूमिलिएट कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, रोज के रोज अब्यूज कर रहा है, तो क्या वो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है तो क्या वो सब चीजें रह पाएगा? क्या वो सुकून से लाइफ जी पाएगा? नहीं। उसको क्या चाहिए कि मैं जहां रहूं वहां एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर हो, मेरा बॉस हो जो उनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशनशिप हो, वो हमारे साथ अच्छी लैंग्वेज में बात करे, साथ ही साथ में हम जिस एरिया में रहे सिक्योरिटी हो, ऐसा नहीं कि मारपीट हो जाए कभी भी, ये चीजें ना हो। ऐसा भी ना हो कि मेरे घर से मैं आऊं जाऊं उसमें ही मेरा बहुत पैसा खर्च हो जाए, पेट्रोल में चला जाए। रहने के लिए मुझे अच्छे एरिया भी चाहिए होगा कि वहां पे एक अच्छी मुझे जगह मिल जाए जहां मैं सेटल हो सकूं। तो सिर्फ इनकम ही आदमी नहीं देखता, उसके साथ में वो बाकी सारी चीजें भी देखता है जिसके लिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो जरूरी होती है। तो केवल इनकम ही एक बेटर लाइफ का सोर्स नहीं है कि आपको पैसा अच्छा मिल रहा है तो आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो। हम कई बार ऐसे वो वीडियोस देखते हैं, उसमें क्या पता चलता है ज्यादा पैसा है तो ऐसा थोड़ी कि वो चैन की नींद सो रहा है, नहीं, उसको बहुत सारी चीजें, तो क्योंकि मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में, तो अगर हम बेटर लाइफ की बात करें इट मीन्स हमारे साथ में इनकम के साथ साथ में हमारे पास ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए कि वहां पे आपको एक अच्छे एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट आपके टुवर्ड्स भी होनी चाहिए, आप भी दूसरों को, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। Development means continuous progress or increase in real per capita income. In other words, there is an improvement in the economic welfare of the people and their standard of living. अगर मैं डेवलपमेंट की पूरी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक जगह आके आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे मेरा डेवलपमेंट रुक गया है। जैसे मैंने अभी आपको बात करी, एक आदमी है उसके पास साइकिल नहीं है, तो क्या बोलेगा, काश मेरे पास साइकिल आ जाए, उस दिन मैं डेवलप्ड हो जाऊं। फिर उसके बाद में नहीं यार मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, फिर बोले कार आ जाए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर कार में वैरायटी बढ़ाएगा वो। तो मतलब इस तरीके से क्या है, डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। फिर हमने क्या कहा, अब एक बार मान लो कि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल गया, तो क्या आप सेटिस्फाइड है? फिर लाइफ लॉन्ग नहीं चाहिए? नहीं, आपको टाइम के साथ में वो इंक्रीमेंट चाहिए होता है। तो इसके मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बात करूं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट है। एक तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, और दूसरा आपके है कि आपके इकोनॉमिक जो है आपकी लाइफ स्टाइल बदल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं, आपके जो नेसेसिटीज जो भी हैं वो आपकी सारी फुलफिल हो रही है, तो मतलब आप डेवलप्ड हैं। अब हमने क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में बात करें, तो अभी मैंने कई चीजें आपको बताई। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, डेवलपमेंटल गोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, रूरल पीपल की अलग होगी, लैंडलेस लेबर की अलग होगी, हमने कहा फार्मर की अलग होगी, एक बॉय की, एक गर्ल की, सबके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। What may be development for one may not be development for the others. ध्यान रखिए ये स्टेटमेंट एज इट इज उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन में, फिर हमें उसको करना पड़ता है एक्सप्लेन कि किस तरीके से ये बात है। ठीक है, तो what may be development for one may not be development for the others. ऐसा नहीं है, कई बार हम अपना डेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं तो हम किसी दूसरे का नुकसान कर देते हैं। अगर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो इट मींस किसी दूसरे का अगर नुकसान हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा डेवलपमेंट दूसरे वाले के लिए भी डेवलपमेंट हो, कई बार वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है। आगे हम सरदार सरोवर डैम के एग्जाम्पल के थ्रू उसको अच्छे से समझेंगे। कई बार जो है डेवलपमेंट लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, कई बार एक ही गोल नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं कि मुझे एक बढ़िया घर भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, फिर मुझे सोसाइटी में प्रेस्टीज भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो कई बार मिक्स ऑफ गोल्स भी होते हैं, कोई एक डेवलपमेंटल गोल्स नहीं होता है। Different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. कई बार different persons के different developmental goals होते हैं, इसकी वजह से उनके बीच में conflict हो जाते हैं और वो हमें दिखाई देता है। अगर हम overall country development की बात करते हैं तो कभी एक state का development दूसरे state के लिए destructive हो जाता है, जिससे एक conflicting वाली जो है condition बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो तीन चीजें देखी, डिफरेंट लोग डिफरेंट गोल्स, दूसरे एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तीसरा कई बार मिक्स ऑफ गोल्स भी हो सकते हैं, चौथी चीज हमने क्या बोली, कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से। चलिए, पहली चीज है कॉमन गोल्स क्या होते हैं हर आदमी के। हर आदमी क्या चाहता है, मेरे को बहुत अच्छी इनकम मिलनी चाहिए, मेरे को आजादी होनी चाहिए, मैं जाऊं जहां जा सकता हूं, जो चाहूं पढ़ाई कर सकता हूं, जो सब चीजें कर सकता हूं, ये चीजें होनी चाहिए। दूसरी, मुझे एज ए सिटीजन मुझे इक्वालिटी मिलनी चाहिए यहाँ पे कंट्री के अंदर। दूसरी, सिक्योरिटी मेरे पास में होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए, फ्रेंडशिप मेरे पास होनी चाहिए। ये सारी की सारी सब हर आदमी चाहता है।
हर आदमी चाहता है समाज में मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरे पास खूब पैसा होना चाहिए, हर आदमी चाहता है, ठीक है। तो ये तो सबके कॉमन गोल्स हो गए। फिर हमने कहा डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं। कई बार क्या है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डज नॉट मीन द सेम थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल। ईच इंडिविजुअल हैज his own idea of development. For example, development for a farmer might mean irrigation facilities, while or an unemployment youth it may mean unemployment opportunities etc. अब देखो क्या है, इस वाले को समझना, डिफरेंट गोल्स किस तरीके से। एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या चाहता है कि एक डैम बने, ठीक है, डैम बनेगा तो उसके इरिगेशन उसको मिलेगा, ठीक है। ये मतलब ये प्रोसेस तो डैम का ही है ना, कि एक को इरिगेशन के लिए चाहिए, दूसरा एक अनएम्प्लॉयमेंट आदमी था, अनएम्प्लॉयड एक व्यक्ति है, उसको लगा कि डैम बनेगा तो वहां के बहुत सारी जॉब निकलेगी वहां पे और मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, ये उसके लिए था। तो डैम तो एक ही है, लेकिन एक फार्मर के लिए उसका अलग डेवलपमेंटल गोल है और एक जो एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके लिए अलग इसका गोल होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट जो है गोल्स भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैसे हैं, मैंने आपको कहा एक आदमी का डेवलपमेंट दूसरे आदमी के लिए जब डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है तो उनको हम कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कहते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे सरदार सरोवर डैम बना था गुजरात और जो हमने कहा एमपी के, तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो स्टेट्स हमारे सामने आए, एक है गुजरात और एक है एमपी, ये दोनों स्टेट है। इन दोनों के लिए ही एक डैम बना था, उस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरोवर डैम बन गया। अब देखो क्या है, गुजरात वाले बहुत खुश है इस डैम के बनने से, क्योंकि उनके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इरिगेशन के लिए बहुत साधन हो गए हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए पानी उनको बहुत मिल पा रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो गुजरात वाले बड़े खुश है। वहां पे फैक्ट्रीज के लिए उनको जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब मिल रही है, तो मतलब गुजरात के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वहीं पे एमपी की तरफ आप जब देखते हो तो वहां पे क्या देखते हो, वहां पे रहने वाले जितने भी जो ट्राइबल लोग थे, जो ऐसे लोग थे आदिवासी जो जंगलों में रहा करते थे, इस डैम के बनने की वजह से क्या हुआ, उस एरिया को पूरा खाली कराना पड़ा, उनको रातों रात उनका घर छोड़ के जाना पड़ा और जो है वहां पे डैम बना, क्योंकि डैम कोई छोटे मोटे एरिया में नहीं बनता, एक बहुत बड़े एरिया में बनता है, तो उस फॉरेस्ट को खाली करवाया गया। आप सोचो वो लोग इतने साल तक जो रह रहे थे कहाँ पे, फॉरेस्ट में, उनको इस डैम की वजह से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। वो जिस माहौल में रहते थे, वो जंगलों में रहने के आदी है ना, आप उनको ले जाके सिटी में डाल दोगे तो क्या वो अच्छे से रह पाएंगे, नहीं। तो उस केस में यहाँ पे यही हुआ था कि जो गुजरात के लिए ये बहुत डेवलपमेंटल गोल की तरह था, वहीं पे एमपी के जो ट्राइबल लोग थे उनके लिए एक डिस्ट्रक्शन की तरह था। तो हमने देखा कॉन्फ्लिक्टिंग गोल था ना, एक डैम के बनने की वजह से गुजरात वाले खुश हैं और एक डैम बनने की वजह से एमपी वाले ट्राइबल लोग दुखी हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्टेड वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्लियर हो गई हमारी बात। अब हमने क्या कहा, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्लासिफाई कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दी पर कैपिटा इनकम। अब एक चीज देखना, हमने क्या कहा, मैंने जब बात करी आपसे तो पर कैपिटा इनकम की बात करी। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब आम आदमी की जो भी इनकम है, हर एक इंसान की जो इनकम है वो पर कैपिटा इनकम है। तो क्या मैं एक बात कहती हूँ कि हर इंसान, अगर हम बात करते हैं किसी कंट्री की, अगर हम बात करते हैं किसी स्टेट की, तो क्या पैसे के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हो? क्या पैसा ही सब कुछ है कि वहां पे पैसा है तो वो डेवलप है, अगर पैसा नहीं है तो अनडेवलप जो है वो डेवलप नहीं है? तो क्या ऐसा हो सकता है क्लासिफिकेशन? तो जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक जो है क्लासिफिकेशन करता है किसी भी कंट्री का, तो वो बेसिस उसको बना रखा है इनकम, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग वो जो है कंट्रीज को क्लासिफाई करता है कि इतना अगर वहां पे अर्निंग हो रही है तो वो डेवलप्ड है, अगर उससे कम हो रही है तो वो नहीं डेवलप है, डेवलपिंग है, फिर उससे भी कम हो रही तो अंडर डेवलप है। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक बेसिस पे लोगों को, मतलब कंट्रीज को जो है क्लासिफाई करता है, वो क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे जो आपको कंट्री जो डिवाइड मिलेगी या कंट्रीज का जो क्लासिफिकेशन मिलेगा ना, वो किस बेसिस पे मिलेगा, पर कैपिटा इनकम। और कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी कंट्री का, अगर आप मान लो यूएसडी 14,300 पर एनम है, अगर मतलब मान लो कि वो 49,300 पर एनम अगर उनके यहाँ पे आ रहा है, तो वो आदमी क्या है, वो कंट्रीज क्या है, वो रिच कंट्रीज है। और ये सारा डेटा मैं बता रही हूँ आपको 2019 के हिसाब से, ठीक है। 2019
तक की बात कर रहे हैं हम, 2019 के अंदर तक वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि अगर जो डॉलर $49,300 के बराबर अगर पर एनम उनके पास में पैसा है तो वो कंट्रीज कौन सी है, रिच कंट्रीज है। अगर किसी के पास में 2500 से भी कम, मतलब एक तरफ से 49,300 अगर डॉलर है तो वो क्या है, रिच कंट्रीज है, और किसी के अगर मान लो 2500 से कम है तो वो हो गई लो इनकम कंट्रीज। तो आपने क्या देखा, कंट्रीज की और किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ बोला गया जहां पे इतना पैसा है वो रिच कंट्रीज है, इससे कम है तो वो पुअर कंट्रीज में आ जाता है। ये सारी सारी चीजें। अब लिमिटेशन क्या है इस रिपोर्ट की, कौन सी वाली रिपोर्ट की, जो वर्ल्ड बैंक निकालता है। क्लियर? इट कंसीडर्स ओनली इनकम एंड नॉट अदर एस्पेक्ट सच एज लिटरेसी। और भाई पैसा तो है, क्या वहां के लोग लिटरेट है? पैसा तो है, क्या वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है? तो ये सारी चीजें वो लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई हेल्थ अच्छी है या नहीं है, लोग लिटरेट हैं या नहीं है, लोग मतलब अवेयरनेस है या नहीं है, फ्रीडम है या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं, और कोई एस्पेक्ट आप लोग नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हो, सिर्फ पैसा। तो ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या करती है, तो लिमिटेशन भी हमें ध्यान रखनी है, ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करती है, बाकी और एस्पेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देती है। सेकंड थिंग इज वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, जो WDR है, वो क्या बताती है हमें कि वो लोगों की इनकम के बारे में बता रही है, और ये बताती है कि भाई कि इनकम तो है, पर कैपिटा इनकम निकाल लिया आपने, लेकिन वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है सिटीजन के अंदर ये नहीं बताती। हो सकता है वहां के कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो, कुछ लोग प्रॉस्पेरस नहीं हो, तो उस केस में हमें ये नहीं बताती है वो कि लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, केवल ये बताती है हाँ भैया इस कंट्री की इतनी पर कैपिटा इनकम है, इसलिए ये कंट्री रिच है या पुअर है या लो इनकम वाली है, ये चीजें हैं। तो यार देखो, जो वर्ल्ड बैंक जो कंसिडरेशन देता है वो केवल पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देता है, वो अदर एस्पेक्ट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ये बताता है कि टोटल इनकम कितनी है, बट ये नहीं बताता है कि इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है यहां तक? तो वर्ल्ड बैंक वाला जो सिस्टम है उसमें हमें एक खामी नजर आई कि भैया एक ही चीज नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। अब हमने कहा, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, इफ वन गेट्स अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिफोर accepting it, one would try to consider many factors apart from income such as, ये भी मैंने बताया आपको, एक आदमी को बहुत दूर जॉब लगती है तो वो सिर्फ पैसे की बेसिस पे उसको नहीं, वो क्या देखता है कि यार फैमिलीज के लिए फैसिलिटीज है या नहीं, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, क्या वहां पे नई चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी है, वहां पे जो है कोऑपरेटिव और हेल्दी एटमोसफेयर है या नहीं है, या उसको अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या अगर मान लो यहाँ पे उसको बहुत अच्छी इनकम मिल रही है, तो उसको तो भैया कुछ भी चीज नहीं सोचनी चाहिए थी ना, फट से एग्रीमेंट साइन कर देना चाहिए था, फिर वो इतना क्यों डिस्कशन कर रहा है? लेकिन इसलिए कर रहा है क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, उनको और भी चीजें देखनी होती है। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो बाकी एस्पेक्ट भी ध्यान में देना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे आदमी इस चीज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब हमने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो तो उसमें आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, हम समय के साथ बदलाव करें, हम पुराने तरीके से ना चले, हम नई नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें। Economic development refers to the adoption of new technologies, transitions from agriculture-based to industry-based economy and improvement in lifestyle। अब देखो क्या था, एक जो हमने कहा एक रूरल एरिया में रहता है, ठीक है, उसका क्या होता है, वो चाहता है कि मैं अर्बन एरियाज में जाके रहूं, भाई ये डेवलप है ना उनके लिए। और अर्बन एरियाज वाला कैसे सोचता है, यार मैं बिग सिटीज में जाके रहूं। और बिग सिटीज वाला क्या सोचता है, यार मैं तो फॉरेन कंट्रीज में जाऊं। तो एक चीज समझो कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हर आदमी को क्या है, हर आदमी अपने से एक स्टेप आगे, जो एग्रीकल्चर में लगा वो इंडस्ट्रीज में जाना चाहता है, इंडस्ट्री वाला जो है IT सेक्टर में जाना चाहता है। इस तरीके से क्या है, हर आदमी अपना डेवलपमेंट के बारे में बात कर, तभी मैंने इसको क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का, मैंने इसको कहा नहीं एक जगह जाकर रुक जाता है, कंटिन्यूअस है, ये चलता रहेगा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने देखा जिसमें आप पैसे की बात कर रहे थे, अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें हम पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हर आदमी क्या चाहता है, इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही कुड लीड अ हैप्पी लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज चेरिश्ड विश एंड फुलफिल ऑल दी मटेरियलिस्टिक डिजायर। अब देखो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक जो है एक वर्ड आया है, इसके लिए हम देखते हैं कि दो कंसिडरेशन होता है, एक होता है मटेरियलिस्टिक, ठीक है, एक तो हो गया मटेरियलिस्टिक और एक हो गया नॉन मटेरियलिस्टिक। ठीक है,
ये तो हो गए मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और ये हो गई नॉन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। ऐसी सारी चीजें जो आप पैसे से खरीद सकते हो वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में कंसीडर होती हैं। जैसे आपने एक बहुत बड़ा घर लिया, आपने एक बहुत अच्छी कार ली, आप एक जो है बहुत मतलब हम लोग कहते हैं बहुत आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत मतलब आप एक अमीर लाइफ जी रहे हो, एक लैविश लाइफ जी रहे हो, बहुत आपके बड़े बड़े बंगलोज हैं, आप जो है बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। ये आपकी जो है मटेरियलिस्टिक डिजायर है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसी तरीके से नॉन मटेरियलिस्टिक डिजायर है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। जैसे आप किसी आदमी के अंदर अपने प्रति रिस्पेक्ट देखना चाहते हो तो आप पैसे देके थोड़े रिस्पेक्ट ले सकते हो उससे। अगर वो आप अच्छा काम करोगे तो आपको मन से रिस्पेक्ट करेगा तो है। दूसरी चीज है फ्रीडम अगर चाहिए तो फ्रीडम आपको पैसे से नहीं मिल सकती। कई कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पे फ्रीडम नहीं है, भले उनके पास में कितना ही पैसा हो। सिक्योरिटी, कोई बहुत बड़ा सेठ है, कुछ है, उसको चोरी का डर लगा रहता है तो वो क्या है किसी दिन होना होगा तो हो जाएगा, वो वाली कंडीशन रहती है कि पैसे से वो सिक्योरिटी जो है वो नहीं कर पाता। मतलब कई चीजें ऐसी है जो पैसे से परे है, मतलब ये पैसे से परे है कि आपके जेब में पड़ा पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। चैन की नींद अगर आपको चाहिए तो वो पैसा नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो हमने कहा ना मनी कैन नॉट बाय ऑल दी गुड्स एंड मटीरियल्स। ठीक है, तो हमने कहा आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा सारी चीजें जो आपकी जिंदगी की जरूरत है वो सब चीजें नहीं खरीद सकता। तो हमने कहा मटेरियलिस्टिक डिजायर आप पैसे से खरीद सकते हो, नॉन मटेरियलिस्टिक डिजायर जो है वो आपकी पैसे से जो है पूरी नहीं होती। क्लियर है? चलिए आगे। तो ये दो चीजें यहां पे होती है। ये हमने मेटेरियलिस्टिक डिजायर डिस्कस कर ली। अब क्या है, हमने कहा हर आदमी क्या चाहता है, हर आदमी क्या चाहता है, ऐसा नहीं थोड़ी चाहता है 10 दिन काम कर लूं फिर उसके बाद में हो जाए। वो हर आदमी चाहता है मुझे हमेशा काम मिले ताकि मुझे हमेशा पैसा मिलता रहे। तो क्या चाहिए, रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स चाहिए, अदर प्रोडक्ट्स चाहिए। जो मैंने कहा दुकानदार है तो चाहता है मुझे चीजों की प्राइस अच्छी मिले। हमने कहा कि जो फार्मर है वो चाहता है कि मेरे ग्रेन्स की अच्छी प्राइसेस मिले। एक जिसके पास जॉब है वो चाहता है कि मेरे को अच्छी जॉब मिले, हमेशा के लिए जॉब मिले और बहुत अच्छे पेमेंट मिले। सारी सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सारी चीजें पैसे से कनेक्टेड है। द बेसिस ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट अदर देन इनकम आर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल गोल्स, सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें हमने क्या दिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जो है अलग। अगर हम देखेंगे अगर इनकम को आप छोड़ दो तो और कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट को डिसाइड किया जाता है। अगर आप चाहोगे मुझे बहुत अच्छी लाइफ मिले, शांतिपूर्ण लाइफ मिले, सिक्योर लाइफ मिले, पीस मिले सब तरफ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो भी आपकी एक एस्पिरेशन है। तो हमने कहा वो इनकम से नहीं आ रही है। फिर हमने कहा मुझे एक फ्री मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। क्या पैसे से खरीद सकते हो आप? नहीं खरीद पा रहे हो ना। तो इसके लिए क्या है आप कि मतलब ये पैसे के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एस्पिरेशन होती है जो आप चाहते हो पूरी होनी चाहिए। तो इनकम के अलावा ये सारी की सारी चीजें हैं जो एक डेवलपमेंट को कंसीडर करती है। ठीक है, अब बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो वांट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारे के सारे भी उनके इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। अगर मैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं मानू तो फिर पैसा ही सब कुछ हो जाना चाहिए, फिर उनको और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन उनको ये सब कुछ भी चाहिए। इट मीन्स क्या है, डेवलपमेंट की अगर बात करते हो तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, सिर्फ पैसे से ही डेवलपमेंट नहीं है। तो मतलब इस पूरे चैप्टर का एसेंस अपने समझे तो यही है। अब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझा, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट समझा, अब हम समझने जा रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट। अगर देश में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है तो इनडायरेक्टली नेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, लोगों के और जो हमने कहा हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही है तो पूरे देश के लिए बढ़ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अगर हम अगर इस प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं किसकी, जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है, तो उसका देखिए, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्संस रिगार्डिंग कंट्रीज डेवलपमेंट। हर आदमी की अपने कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। किसी को आप बोलोगे तो क्या बोलेगे, यहाँ पे करप्शन खत्म हो जाए तो हमारा कंट्री डेवलप्ड हो जाएगा। कोई कह देगा ये चीजें ऐसी हो जाए, इसकी प्राइसेस गिर जाए। तो हर आदमी का अलग अलग है। तो हमने क्या कहा, ये कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी होती है। दीज आइडियोलॉजीज कुड बी एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग। इट इज मेजर्ड बाय एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम।
अब हमने कहा पर कैपिटा इनकम होती क्या है, बार बार पर कैपिटा इनकम सुन रहे हो, पर कैपिटा इनकम को हम डिस्कस कर ही लेते हैं आखिर में, ठीक है। अब ये रही पर कैपिटा इनकम हमारी। पर कैपिटा इनकम हम बात कर रहे हैं कि वहां रहने वाले सभी लोगों की जो एवरेज इनकम होती है वही पर कैपिटा इनकम हम लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, टोटल इनकम, अगर हम कहीं किसी कंट्री की टोटल हमें अगर पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इस तरीके से निकल जाएगी हमारी पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं जिसके अंदर मान लो 4 लोग रह रहे, एक रह रहा है ए, एक है बी, एक है सी और एक डी, ठीक है। इसकी है 20, ठीक है। अब हमने क्या कहा है इसमें, ये जो 4 लोग हैं इनके इतने इतने रुपए हैं, अब हमें इनको निकालनी है टोटल इनकम, ठीक है। अब हमने यहां पे करा, कितना आ गया हमारे ऊपर, अब यहाँ पे टोटल इनकम में हम इनकी चारों की प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ये लो। अब इनको प्लस कर दो, तो हमने कहा 50, 50, 100, 140। अब 140 और 4 से कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर दो भाई। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 35। क्लियर है। तो इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। तो ये हमारी पर कैपिटा इनकम निकालनी है, हम एवरेज इनकम निकालते हैं वहां पे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहली चीज, पर कैपिटा इनकम से ऐसे हमने निकाल दी है। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट गोल्स जो है, लोगों की एस्पिरेशंस होती है, डिजायर्स होती है, अभी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डेवलपमेंटल गोल्स भी डिफरेंट होता है। जैसे सरदार सरोवर डैम को आप इमेजिन कर लो, ये सारी सारी चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट इज, अब मैंने कहा वर्ल्ड बैंक जब ये क्लासिफिकेशन कर रहा था तो उसने एक चीज को ध्यान रखा कि भैया पैसे के आधार पर सबको क्लासिफाई कर दो। जिसकी 14,300 जो है अगर डॉलर उसकी इनकम है तो रिच कंट्रीज हो गई, और जिसकी 2500 से भी नीचे है तो वो लो इनकम हो गई। तो ये सारी की सारी हमने कंसिडरेशन वहां पे देख लिया था। अब हमारे इंडिया की अगर बात करते हैं हम, तो इंडिया के अंदर 2019 के हिसाब से आप देखोगे तो वहां पे 6,700 पर एनम वहां के निकल के आती है हमारे पास में इनकम। तो अगर ये है तो इस अकॉर्डिंग हम क्या हो गए हैं भैया, इस अकॉर्डिंग हम लो मिडिल इनकम वाले लोग हो गए, ना तो हम बिल्कुल लो इनकम वाले, अब ना हम लोग जो है बिल्कुल रिच वाले, हम लो मिडिल वाले हैं। अब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कई रिच कंट्रीज भी होगी, कई जो है पुअर कंट्रीज भी होती है, कोई बिल्कुल लो इनकम कंट्रीज भी होती है। इस तरीके से सारा क्लासिफिकेशन आपको देखा था, वो बेसिस सिर्फ पैसा लगाया जब। अब बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मुझे किसी कंट्री की इनकम निकालनी है, अगर मुझे नेशन की इनकम निकालनी है, तो वो जीडीपी वाला फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं कि उस साल में पूरे कितनी सारी चीजें जो है, प्रोडक्शन कितना हुआ है तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उन तीनों का अगर हम लोग जो है अगर मॉनेटरी वैल्यू अगर निकालते हैं तो उससे क्या निकल के आ जाती है, हमारी नेशनल इनकम निकल के आएगी। द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, the sum total of all goods and services produced within a country during a period of 1 year plus net income from abroad is called national income। ठीक है, तो जीडीपी के साथ में हम अब्रॉड वाली इनकम भी अगर प्लस कर देते तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। तो नेशनल इनकम का क्या है, उस साल में उस कंट्री के अंदर कितनी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है तीनों सेक्टर्स के अंदर, और साथ में फॉरेन कंट्रीज के साथ में भी हमारा कितना मतलब ट्रेड वगैरह हुआ है, उन दोनों की इनकम को मिला देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, अब देखोगे तो किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में देखो तो पॉपुलेशन कम है, किसी कंट्री में देखोगे तो मतलब जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसा अलग अलग हो जाता है।
तो हम लोग सिर्फ एक चीज को बेस बना के किसी कंट्री को डेवलप नहीं कह सकते, किसी एक चीज को बेस बना के हम किसी कंट्री को जो है अंडर डेवलप नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हमने निकालना सीख ही लिया है। पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें आई है। अब इसके अंदर हमने कहा जो वर्ल्ड बैंक था उसने सिर्फ पैसे को आधार बनाया। अब जो एक आती है यूएनडीपी की रिपोर्ट, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी जो है वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू स्टार्ट किया हुआ एक प्रोग्राम है जिसमें कंसिडरेशन होता है सारी कंट्रीज को देखा जाता है और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते, सिर्फ इनकम नहीं, इनकम के साथ और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर ये चीजें डिसाइड की जाती है कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से WDR आई थी, वर्ल्ड बैंक वाली रिपोर्ट आई थी, उसी तरह से एक यूएनडीपी भी अपनी रिपोर्ट लेकर आता है, ठीक है। उसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय compares countries on the basis of educational levels of the people, health status and per capita income। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ किसको ध्यान रखा था, पैसे को। यहाँ पे ये देखो लिटरेसी लेवल भी ध्यान रख रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज भी ध्यान रखा है, सबको ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी एक HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल के लाता है जिसमें बताता है कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप इस चीज के अंदर कि अब हमने कहा it is not just income but also the life expectancy, education, health indicators, social infrastructure that our country provides to its citizens constitute towards the development। अब हमने कहा अगर हम लोग HDR की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें ये सब चीजें, वहां के लोग कितने साल जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहां पे लोग कितने लिटरेट हैं, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, रोड्स वगैरह है या नहीं है, क्या वो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर में, सिर्फ पैसा इकट्ठा करे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, जो HDI आती है, HDI का फुल फॉर्म याद रखना है हमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें क्या है, यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इनकम फॉर कंपैरिजन। जब हम इसमें HDR के अकॉर्डिंग यानी यूएनडीपी वाले जो कंसिडरेशन के हिसाब से चलते हैं, तो ये जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं ना, एजुकेशन भी देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं और इनकम भी देखते हैं, फिर तीनों का फिर वो कंपैरिजन करके फिर अपना आंसर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द HDR, health and education are the indicators of the development besides food, clothes, shelter। अब हमने कहा कि अगर लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, उसके बाद में हेल्थ फैसिलिटीज भी है, एजुकेशन भी है, सब चीजें हैं, तो वो कंट्री क्या हो गई, वो डेवलप हो गई, ठीक है। इट कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, इस बेसिस पे वो उनको करता है। अब इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें याद रखनी है। पहले हमारा जो HDR जो रिपोर्ट आती थी, जो हमने कहा एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब आती थी, पहले हमारा नंबर उसमें 29 था, बट समय के साथ हमारा नंबर उसमें हो गया 131, यानी कि हम पिछड़ गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर हमारी रैंकिंग देखी जाए तो हम आते हैं 131 नंबर पे, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, यानी कि हमसे आगे 130 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमसे इस रेस में आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हमसे आगे है, ठीक है। और ये कौन लेके आता है, यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो निकालता है इसमें। अब इसमें देखो क्या है, एक चीज ध्यान रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक आदमी जो है अपनी जन्म से लेकर कितने साल तक वो जिएगा, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। पहले क्या होती थी, लोग 100 साल तक जीते थे, वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी, बट अब एवरेज हम लोग बोलते हैं 65 जी जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या कहा, इट डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब ये कितने टाइम तक वो जीता है, ये सब चीजें। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, अब हमने क्या बात कर रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, मिड डे मील जैसी स्कीम्स वगैरह भी चलाई जा रही है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर
प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में कितने बच्चों ने जो है एनरोलमेंट कराया है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। एलिमेंट्री तो हमने क्या ही रखा ना, वो तो हमारे लिए कंपलसरी है। फिर हमने कहा आगे जब उनके एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए लोग कितना एनरोलमेंट कराते हैं, वो हमारा होता है ग्रॉस एनरोलमेंट, ठीक है, रेशो। अब हमने क्या, पर कैपिटा इनकम इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज। अब इसमें क्या बोला गया है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स, ये डॉलर्स में कैलकुलेट की जाती है और पूरी कंट्रीज की कैलकुलेट किया जाती है, और बाद में इसको बेस बना के जो क्या किया जाता है, इनका कंपैरिजन किया जाता है। अब हमने क्या कहा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी कर रहा है, मतलब जो भी रिपोर्ट लेके आता है उसका क्या फायदा है, ठीक है। उसमें हम लोग देख रहे हैं, एक तो बताएगा भाई डेवलपमेंट कितना है उस कंट्री के अंदर ओवरऑल, ठीक है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। इट इंडिकेट्स टू अ कंट्री हाउ फार इट हैज रीच्ड एंड हाउ फार इट हैज येट टू रीच द अचीव हायर रैंक्स इन मैटर्स सच एज पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। ये भी बताता है कि हम लोग, अब मैंने कहा ना हमारा 131 नंबर है, तो हमें पता चलेगा कि हमें आगे आने के लिए इतने स्टेप्स अभी बाकी हैं। तो ये भी बताता है कि हम अभी कितना दूर है हमारे गोल से, और साथ ही साथ ये बताता है कि हम किस तरीके से वहां पे पहुंच पाएंगे, ये चीजें भी डिस्कस होती है। अब हमने क्या पता चलता है कि इसके पैसे के अलावा भी हमें, जैसे हमने सारी चीजें भी डिस्कस करी है, हेल्थ है, लिटरेसी है, एजुकेशन है, सारी की सारी चीजें वहां पे आती है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट है ये भी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पूछी जाती है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जो जन्म के बाद से 1 साल का टाइम भी पूरा नहीं किया है उन्होंने, मतलब बच्चा 1 साल नहीं हुआ है उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है कि पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे थे जो मतलब 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही खत्म हो गए, तो वो उसको हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। It is an indicator of the availability of doctors and medical facilities in the region, as well as the awareness of the people living there in regard to disease and their prevention. Low infant mortality rate indicates good medical facilities and all-round development in the society. जिस स्टेट की, जिस कंट्री की इन्फेंट मोर्टिलिटी सबसे कम होगी, वो उतना ही ज्यादा अच्छी मतलब स्टेज में होगा, वहां पे हेल्थ अच्छी है, लोग वहां के अवेयर हैं, सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी मींस जहां पे 1 साल से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है। अब हमने कहा लिटरेसी रेट की बात करते हैं। हम लिटरेसी रेट की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे जो है हमारे यहाँ पे 7 साल के कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी एक लैंग्वेज जो है उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और साथ में समझ भी सकते हैं, तो वो बच्चे लिटरेट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, this is an indicator of the number of schools and teachers available in region. It is also indicates whether the facilities are being used or not due to the societal pressure. ये भी बताता है कि हमारे पास स्कूल्स हैं नहीं है, टीचर्स हैं या नहीं है। जिस कंट्री की लिटरेसी रेट ज्यादा होगी इट मीन्स वहाँ पे सब चीजें हैं, वहाँ पे स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे टीचर्स भी है, सब चीजें हैं। ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगी इट मीन्स वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटी। मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास में अगर डॉक्टर्स हैं, हमारे पास मेडिसिन है, तो इट मीन्स हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है। जहां पे भी मान लो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या कम है, इट मीन्स वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने क्या कहा कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम आज की हमारी नीड्स को फुलफिल करें और साथ ही साथ हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी चीजें बचा के रखें। जैसे पेट्रोलियम है, आज ऐसा ना हो कि हम सारी आज ही खत्म कर दें और कल आने वाले बच्चे सिर्फ इसको बुक्स में पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम आज की नीड्स को फुलफिल करते हुए हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीजें बचा कर रखें विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज judicially and maintain the ecological balance, and their generation wants to get the maximum benefits from the available resources, but such a thing would be quite disastrous because the available resources shall be exhausted within a short time and the future generation will be deprived of these resources. अब हमने क्या कहा, सस्टेनेबिलिटी अगर हमने दिमाग लगाया इस चीज को कि हमने मतलब जुडिशियली चीजें यूज करी है, हमने ऐसा नहीं है कि चीजों को अगर पानी है तो उसको हम पूरी तरह वेस्ट करे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम उसको वेस्ट किए जा रहे हैं, पेट्रोल है उसको हम वेस्ट किए जा रहे हैं, कोल को हम वेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए
वो उन चीजों के लिए वो तरस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनको ऐसा यूज करें कि हमारी जरूरतों के साथ साथ हम आगे फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरत है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री डेवलप हो, तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होगा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के पास में भी चीजें बची हुई रह जाएगी। देखिए क्या है, रिसोर्सेज जो हम बात कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं ना, वो खत्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खत्म नहीं होंगे। कुछ एक हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, बट ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन उनका बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उस केस में वो चीजें खत्म हो जाएगी तो आगे की जनरेशन के लिए वो बचेगी नहीं। इसलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड्स को आज फुलफिल करना। हमें ऐसा नहीं आज भूखे रह के हम अगली जनरेशन के लिए काम करें, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अपने लिए भी करते हुए अगली जनरेशन के लिए भी करेंगे। नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या करेंगे, फिर हमने कहा सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियली एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इससे क्या एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। अब हमने कहा इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी जो है रुक सकेगा। नहीं तो क्या है, हम अंधाधुंध चीजों को यूज कर रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, सब चीजें इसमें है क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ओवर यूजेस कर रहे हैं। अगर हम जुडिशियली और दिमाग से वाइजली अगर चीजों को यूज करेंगे तो हमारे पास में ये चीजें बची रहेगी। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका सबका ज्यादा यूज करो, कोल पेट्रोलियम इनका कम यूज करो, ये सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। हम जियो थर्मल, बायोगैस, इन सबको यूज कर सकते हैं। हमें फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करना चाहिए जिसमें हम फर्टिलाइजर्स वगैरह कम से कम यूज करें। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हमारा एनवायरमेंट भी उससे बचा रह जाएगा। फिर हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि हम ओवर हर चीजें कर रहे हैं ना, एसीज चला रहे हैं, सब चीजें मतलब बुरी तरह से हम यूज करें। हाँ, जितनी जरूरत है उतना हम यूज करें तो कोई बात नहीं, बट हम ओवर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा एनवायरमेंट भी बहुत बुरी तरह से हार्म हो जाएगा और सब चीजें हो जाएगी। अब हमने कहा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, सारी चीजें इसमें हो रही है। ठीक है, ये सारा का सारा चीजें हमें देखने को मिल रहा है। तो एनवायरमेंट को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। फिर हम देखेंगे हमारे पास में गांधी जी ने एक बात कही नहीं थी ना कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नो नथिंग फॉर एनी वंस ग्रीड। मतलब किसी एक आदमी की ग्रीड को पूरी करने के लिए हमारे पास चीजें नहीं है। हर आदमी के इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी हम लोग नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं बट किसी ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकते। अब हमने क्या कहा, हमारे यहाँ पे जो है चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे रिन्यूएबल सबको जुडिशियली यूज करो, दिमाग से यूज करो, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे। जिस दिन खत्म हो जाएंगे हमें उस दिन एहसास होगा। ग्राउंड वाटर अगर डिप्लीट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। और जो नॉन रिन्यूएबल है उनको हमें कम से कम यूज करना चाहिए, जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। अब हमने क्या कहा, ऐसे लोग जिनके पास में कमी होती है उनके लिए हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशनिंग वाला सिस्टम कर रखा है गवर्नमेंट ने, कि जिनके पास में डिप्राइव्ड है ऐसे लोग, उनको हम इस तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे व्हीट है, राइस है, केरोसिन है, ये सब चीजें उनको बहुत कम प्राइजेस में दी जाती है ताकि सभी लोग क्या कर सके, उनके साथ में एक साथ रह सके, कोई ज्यादा डिप्राइव्ड ना हो, कोई भी चीजें ना हो। तो अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव का नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों को इतना ओवर यूज कर लेते हैं कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती है। तो डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर है वो हमें यही चीजें सिखा रहा है कि हमें जुडिशियली सारी चीजों को यूज करना है, खुद के डेवलपमेंट का साथ रखते हुए दूसरे के डेवलपमेंट को कहीं पे भी डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाना है। तो ये पूरा चैप्टर हमने अच्छी तरह समझा। आई होप आपको इस चैप्टर को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी। तो 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।